हेलो। हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिस्कस कर लिया था। आज वाली क्लास के अंदर हम गैलुसेट लॉ डिस्कस करेंगे और गैलुसेट लॉ को हम एमेंटन लॉ भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि क्लोज सिस्टम। तो किसी भी क्लोज सिस्टम में जब कोई गैस भरी हुई है और हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही इनसाइड द सिस्टम यानी अंदर जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। हॉट एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। रीजन ये है कि एयर को या गैस को जब अपन हीट करते हैं और वो क्लोज सिस्टम में है तो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। उस वजह से गैस क्लोज सिस्टम की जो इनर वॉल्स है उस पर उसकी कोलिजन स्पीड बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से क्लोज सिस्टम में गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ये हमने कॉमनली ऐसा ऑब्जर्वेशन जो हमारे ऑटोमोबाइल, कार, स्कूटर, एक्टिवा, बाइक, इनके जो टायर हैं इनके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या होता है कि जब विंटर सीजन होते हैं, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो विंटर सीजन के अंदर हमारे जो टायर्स हैं उसके अंदर एयर का प्रेशर कम ऑब्जर्व होता है तो हमको एक्स्ट्रा एयर उसमें फिल करवानी पड़ती है। और इसी तरह से जब समर सेशन आता है, समर सीजन आता है तो समर सीजन के अंदर गैस के जो टायर के अंदर जो गैस का गैस का जो प्रेशर है वो हायर ऑब्जर्व होता है क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस जो टायर के अंदर भरी हुई है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो हॉट हो गई तो अंदर कोलिजन्स बढ़ गई और प्रेशर बढ़ गया जिससे टायर बस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए समर सीजन के अंदर हमारे को गैस का प्रेशर कम करवाना पड़ता है और विंटर के अंदर हमको गैस डलवानी पड़ती है, गैस फिल करवानी पड़ती है क्योंकि उस समय गैस का प्रेशर कम हो जाता है। खैर एनीवे, तो यहां पर गैलोसेट ये करता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो P इक्वल टू KT, तो P बाय T इक्वल टू K एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन आता है। और जब कोई हम ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ को हम आइसोकोर ग्राफ बोलते हैं। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर ग्राफ। दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर ग्राफ बिकॉज इट ड्रॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड फिर नाउ इसमें ये एक प्रेजेंटेशन बना रखा है मैंने। यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी आइडियल गैस का यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये कोई 1 मोल आइडियल गैस फिल करी हुई है। और पी नॉट, तो पी नॉट क्या है? बेसिकली पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। P1 is the pressure of gas at 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से PT इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है कि जैसे यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैस का इस क्लोज सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। ये सारे वॉल्यूम्स V0, ये वाला वॉल्यूम V1, ये वाला वॉल्यूम V2, ये वाला वॉल्यूम VT। तो ये सारे वॉल्यूम सेम है, यानी क्लोज कंटेनर है। और इस क्लोज कंटेनर के अंदर हम 1 डिग्री करके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेशर है, हमने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो P1 इज द प्रेशर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। P2 इज द
टेम्परेचर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड और इस तरह से इंक्रीज किया और सपोज करो T डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो PT इज द प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया यहाँ पर, जो ये ईच डिग्री प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ईच डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज when 1 degree temperature increase of system of gas, ठीक है, तो वो कितना बढ़ रहा है, P नॉट डिवाइड बाय 273.15, यानी जो प्रेशर बढ़ रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो प्रेशर बढ़ा वो बढ़ा P नॉट डिवाइड बाय 273.15, यानी यहां पर जो प्रेशर था और यहां पर था, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो इतना आएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रेशर जो था, प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो प्रेशर था और अब P1 पर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, यानी P नॉट से ज्यादा है P1, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन P1 माइनस P नॉट इट इज P नॉट अपॉन 273.15. Similarly, what is difference between P2 minus P1? It is comes out P naught 273.15. मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो प्रेशर बढ़ा वो बढ़ा P नॉट डिवाइड बाय 273.15, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो प्रेशर था उसका 1 बाय 273.15 टाइम प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर मुझे P नोट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेशर मालूम है, इफ वी नो प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज PT, प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज PT, which is equals to P नोट प्लस P नोट into T 273.15, ये हो जाएगा बेटा, ये क्लियर हो गया। नाउ अब मैं इसमें P नोट कॉमन ले लिया तो T 273.15, नाउ एलसीएम P नोट टेकिंग एलसीएम तो 273.15 प्लस T डिवाइड बाय 273.15, वी नो केल्विन स्केल, हमको केल्विन स्केल के बारे में मालूम है, तो जो केल्विन स्केल है उसके अकॉर्डिंग T इक्वल्स टू 273.15 plus T, and T naught equals to 273.15. Therefore, this value put in this equation, we get what? We get PT equals to P naught into TT upon T naught. Therefore, PT upon P naught equals to TT upon T naught, or P1 upon P2 equals to T1 upon T2. Okay, तो ये this is the Hamilton law और Gay-Lussac law of pressure temperature at constant volume. Now see, next is Avogadro law. Avogadro is the relation between volume and number of moles. But before discussing Avogadro law, see these slides. Gay-Lussac law, pressure temperature relation. Pressure is where inflated tires of automobiles is almost constant, but on a hot summer days these increase considerably and tire may be burst if pressure is not adjusted properly. During winter, on a cool morning, one may find the pressure in the tires of a vehicle decrease considerably.
तो यहां पर ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा। तो ये स्लाइड्स वही है जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, ये क्लियर है, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आ जाते हैं एवोगैड्रो लॉ पर बेटा। एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। At given pressure and temperature. So V is the directly proportional to number of moles. Therefore, V equals to Kn, V by N equals to K. So, under given condition of pressure and temperature, volume of gas is directly proportional to number of moles. As number of moles is increased at given pressure and temperature, volume is proportionally increased. It states that the equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. ठीक है, फिर ये भी कहता है, इसके दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे जैसे हम किसी गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स किसी सिस्टम में इंक्रीज करते जाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन में गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। और ये बोल रहा है कि साथ में ये भी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं और वो सपोज वी हैव 3 गैसेस, 1 A गैस, H2 गैस, O2 गैस, in this case suppose H2 गैस है, O2 गैस है and CO2 गैस है। now volume V1 equals to V2 equals to V3। now temperature T1 equals to T2 equals to T3, pressure P1 equals to P2 equals to P3। in this case number of hydrogen gas, number of moles of hydrogen gas equals to number of moles of O2 gas equals to number of mole of CO2 gas। अगर इन तीनों क्लोज सिस्टम में तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। These are 3 different vessels having same volume, having same temperature, having same pressure. In this case, number of moles of these 3 vessels have equal, means number of mole of H2 equals to number of moles of O2 and number of moles of CO2। ठीक है ना? तो ये हम ऑलरेडी मोल कंसेप्ट फर्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वी ऑलरेडी डन दिस कंसेप्ट इन फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट एंड वी ऑलरेडी डिस्कस मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम को लेके बेटा देखो 2 व्यूज हैं, ओल्ड व्यू है और एक मॉडर्न व्यू है, लेकिन आज भी हम ओल्ड व्यू को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, the volume occupied by 1 mole of an ideal gas at STP is equal to 22.4 liter is called molar volume। तो मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम STP पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम और एट STP इट इज 22.4। और ये तो a slightly higher pressure। तो अब देखो मैं क्लियर कर दूं बेटा कि जो STP है, STP पर हम जो टेम्परेचर तो लेते हैं 273 केल्विन, यानी एग्जैक्ट ले लो तो ये मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या हुआ? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और प्रेशर लेते हैं हम 1 atm, और 1 atm प्रेशर जो होता है वो होता है 101.325 किलो पास्कल के बराबर। ये तो हुआ हमारा ओल्ड व्यू बेटा, और ये STP पर। अब जो मॉडर्न व्यू है उसमें हम STP को ये ले रहे हैं। मॉडर्न व्यू पर क्या ले रहे हैं हम? टेम्परेचर तो 273.15 केल्विन ही ले रहे हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं सेल्सियस स्केल पर, और प्रेशर ले रहे हैं 1 बार। और 1 बार प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁵ मतलब 100 किलो पास्कल। तो स्लाइटली ग्रेटर, तो
तो जो 1 बार प्रेशर है और 1 एटीएम प्रेशर है, तो 1 एटीएम प्रेशर स्लाइटली 1 एटीएम प्रेशर जो होता है वो स्लाइटली हायर होता है 1 बार से। लेकिन हम इनके बीच में जनरल कैलकुलेशन में हम 1 एटीएम और 1 बार को ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। 1 एटमॉस्फेयर इज स्लाइटली हायर। तो ये देखो, a slightly higher pressure of 1 atm 101.325 kilopascal than 1 bar, ठीक है। Standard temperature and pressure will have same volume. Standard temperature and pressure means 273.15 Kelvin, 0 degree centigrade temperature, and 1 bar that is exactly 10 to power 5 Pascal, ठीक है। ये किलो पास्कल है, किलो पास्कल को अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूंगा तो 10 to power 5 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको किलो को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो है मॉडर्न एसटीपी का जो पैरामीटर्स हैं, मॉडर्न एसटीपी के जो पैरामीटर्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, तो ये वाला लिखा हुआ है, देखो, दिस वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर and atmospheric pressure at sea level. At STP, molar volume of an ideal gas or a combination of ideal gas is 22.71098 liter. Anyway, तो अब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओल्ड व्यू के हिसाब से चले तो जब प्रेशर 1 एटीएम लेंगे और टेम्परेचर 273.15 लेंगे तब मोलर वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। इस केस में मोलर वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर इस केस में, ठीक है। यानी यहां पर जो ओल्ड व्यू है तो यहां पर 22.4 लीटर है। और मैं क्लियर कर दूं, आज भी हम ओल्ड व्यू लेके चल रहे हैं, पर अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूछा जाए मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, तो 1 बार प्रेशर लेंगे 1 एटीएम की जगह, और इस केस में 1 मोल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो आप 22.7 ले लो चलेगा, या 22.4 या 22.7, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये लिख रखी है, पर आप 22.7 ही ले। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने उस बुक में देखा 20 या एक पर्टिकुलर बुक में देखा तो वहां मोलर वॉल्यूम 22.7 लिया हुआ है। तो 22.7 मोलर वॉल्यूम तब लिया जाएगा जब 1 बार प्रेशर है, ठीक है ना, और 22.4 तब लिया जाएगा जब 1 एटीएम प्रेशर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं और कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहते हैं बेटा। इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहते हैं। यहां पर अभी हमने आइडियल गैस के लिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आइडियल गैस किसको कहते हैं। A gas that follows Boyle's law, Charles law, Avogadro law strictly is called an ideal gas। यानी all four, इसमें एमेंडल लॉ या गैलुसेक लॉ को भी मेंशन कर सकते हैं अपन। तो हम ऐसी सारी गैसेस जो सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमेंटन लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस, ठीक है ना। The three laws now can be combined together in a single equation। हम इन 3 की जगह 4 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ the 3 laws की जगह the 4 laws now can be combined together in a single equation which is known as ideal gas equation। तो यहाँ मैंने 3 laws डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये एमेंटन और गैलुसेक लॉ को हम बहुत सारी बुक्स इसीलिए कंसीडर नहीं करती है क्योंकि गैलुसेक लॉ जो है, एमेंटन लॉ जो है, वो चार्ल्स लॉ का ही मॉडिफाई फॉर्म है। इस वजह से कुछ जो एनसीईआरटी बुक है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को ही गैसेस लॉ के अंदर कंसीडर करती है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बाकी ये 4 लॉज हैं तो मैंने ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो सबसे पहले तो था हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या है, बॉयल्स लॉ में बेटा पीवी इक्वल्स टू के, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ।
दूसरा हो गया V by T equals to K at constant pressure, constant pressure मतलब आइसोबार, constant temperature मतलब आइसोथर्म। ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। और अगर मैं इसमें ये भी ले लूं तो भी चलेगा, P by T K at constant वॉल्यूम क्लोज कंटेनर। ये हो गया हमारा गैलू-सेक्स लॉ। और एवोगैड्रो लॉ, V by N equals to K at constant P and T. This is the Avogadro law. This is the Avogadro law. ये फोर मैंने एक बार फोर को एक बार समअप दे दिया, 1 2 3 and 4. These are four gaseous law. अब अगर मैं gaseous law को ध्यान से देखूं तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में इक्वल टू, लेफ्ट और राइट का जो हमारा पार्टीशन है वो ये है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो PV अपॉन NT इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो बेटा, पीवी है, PVVP, यानी न्यूमरेटर के अंदर PV आ रहा है। इन चारों गैसेस लॉ में न्यूमरेटर में PV आ रहा है और डिनोमीटर में NT आ रहा है। सेकंड में डिनोमीटर में T, थर्ड में डिनोमीटर में T, फोर्थ में डिनोमीटर में N। तो हम इनको कंबाइन कर रहे हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो PV इक्वल्स टू R, PV इक्वल्स टू R, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड PV अपॉन NT इक्वल्स टू R, PV अपॉन NT इक्वल्स टू R, और इसको हम लिखते हैं PV इक्वल्स टू nRT। इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट और कंबाइंड गैस इक्वेशन, क्योंकि ये जो सारे गैसेस लॉज हैं उनको हमने एक साथ कंबाइन करके लिखी है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। और ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल, देखो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ कांस्टेंट के आगे प्रीफिक्स यूनिवर्सल लगा हुआ रहता है। तो यूनिवर्सल, जहां पर भी यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात आ जाए, इसका मतलब वो सबके लिए एक जैसा है। यानी R की जो वैल्यू होगी वो N2 गैस के लिए, कोई भी आइडियल गैस हो, अगर वो आइडियली बिहेव कर रही है तो, जैसे N2, S2, F2, Cl2, CO2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये जितने भी गैसेस के नेम लिए, अगर ये आइडियली बिहेव कर रहे हैं तो इनके लिए R की वैल्यू सेम होगी। यानी कोई भी आइडियल गैस है इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी आइडियल गैस है तो उस आइडियल गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। यानी यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी आइडियल गैस मिल जाएगी, कोई भी हो, चाहे वो H2 हो, हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनॉन हो, N2 हो, O2 हो, CO2 हो, मीथेन गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, कोई भी गैस है, उसके लिए R की वैल्यू फिक्स है। R की वैल्यू जो है, बता रहा हूं वो क्या है, वो R की वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। गैस टू गैस चेंज नहीं होगी। आइडियल गैस, हर जितनी भी आइडियल गैस है इस यूनिवर्स में, सारी आइडियल गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स है। तो हम इस तरह के कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट और भी बहुत सारे आएंगे फिजिक्स के अंदर, और
केमिस्ट्री में, तब हम वहां डिस्कस करेंगे। और कुछ होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जो होते हैं, ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट गैस टू गैस वेरी करेंगे, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। फ्रीजिंग पॉइंट है तो कांस्टेंट है, पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। तो ये वाटर के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि बेंजीन के लिए भी यही रहेगा, टॉलिन के लिए भी यही रहेगा, पेट्रोल के लिए भी यही रहेगा, केरोसिन के लिए भी यही रहेगा, ऑयल के लिए भी यही रहेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इथाइल एल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट, पर पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो इस तरह के कांस्टेंट जो सब्सटेंस टू सब्सटेंस मैटर चेंज होने से उस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, पर पर्टिकुलर मैटर के लिए उसकी वैल्यू फिक्स हो, तो दीस कांस्टेंट्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मैटर और नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आर की जो यूनिट्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं वो ये हैं। अब इन यूनिट्स को रटने की जरूरत नहीं है बेटा। जो फर्स्ट है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, और इसके लिए बेस्ट है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आर की वैल्यू 1/12 लेके करोगे तो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा 1/12 से मल्टीप्लाई करो। और अलग अलग यूनिट में आर की वैल्यू अलग अलग है, तो यहां आर की वैल्यू आ गई, these are R values 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और R की वैल्यू 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू 2 लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता रहा हूं, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू यूज करनी है तो उसकी जगह 1/12 यूज करो, थर्ड वाली 1.99 की जगह आप यूज करो 2। ठीक है, और ये 0.002 किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर दिया है, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल को 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन का जो फोर्स है पर मीटर स्क्वायर पर, शायद आई थिंक स्क्वायर आएगा, या आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये रहता है बेटा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है बेटा। ठीक है ना, तो ये करेक्शन कर लेना यहां पर। तो ये आर की वैल्यू से, अब आपको इनको आर की वैल्यू को रटने का जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वैल्यू आप 1/12 रट लो। ठीक है ना, और आर देख लो क्या है, आर की यूनिट बन जाएगी, क्योंकि हमको फर्स्ट वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री में काम आएगी बार बार। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी पीवी बाय एन टी। ठीक है ना, तो ये आर की वैल्यू निकाली हुई है मोलर वॉल्यूम को यूज करके। ये आर की वैल्यू कैसे निकाली हुई है, 1 एटीएम प्रेशर लिया, 1 एटीएम प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है, 1 मोल 273.15। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0821 आता है। आर की वैल्यू कैसे निकाली मैंने बता दिया आपको, फिर भी कि जब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक आइडियल गैस का 1 मोल गैस ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 लिया मैंने, देख लो आप। तो मैंने क्या किया, 1 मोल आइडियल गैस लिया, कब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 मोल आइडियल गैस लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो मैं इसको वापस से लिख रहा हूं आर, तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर लिया हमने 1 एटीएम, पी की वैल्यू ये अभी मैंने बताया 24.4 लीटर, एन की वैल्यू ली मैंने 1 मोल, टेम्परेचर लिया 273.15 केल्विन।
तो 1 मोल आइडियल गैस लिया मैंने। अब इसका यूनिट भी क्लियर हो गया आपको। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.0821 आएगा, यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये आर की वैल्यू जो सबसे ज्यादा हमको काम आएगी, और मैं इसी वैल्यू को 1/12 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, अब आता है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। तो PV इक्वल्स टू nRT से फाइंड आउट करेंगे हम। तो PV इक्वल्स टू nRT, तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? तो PV इक्वल्स टू nRT को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू nRT बाय वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को m बाय कैपिटल M लिख दिया। m क्या है? m इज द मास ऑफ गैस इन ग्राम, कैपिटल M इज द molecular mass of ideal gas। आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं? m/m RT/V। तो मैंने यहां पर n की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू m/V RT बाय कैपिटल M। बस इसको एक्सचेंज कर लिया। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो नाउ वी राइट एज दिस इक्वेशन, अबव इक्वेशन एज mass by volume is called density. Now at given temperature for particular gas, RT upon M, this value is constant और फिक्स, क्योंकि R की वैल्यू तो वैसे ही फिक्स है। मैंने क्या कहा? अगर मैंने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया बेटा, तो टेम्परेचर फिक्स होते ही क्या हो जाएगा? किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। N2 का 28 है तो 28 ही होने वाला है, O2 का 32 है तो 32 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट गिवन टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर गैस this value is constant, and now P equals to D RT by M. Now remove this constant for particular gas at constant temperature. Therefore pressure of gas is directly proportional to density. This is the question of NCERT and exercise, to prove that pressure of given gas at given temperature is directly proportional to density. Prove, तो आप इस तरह से प्रूव करेंगे इसको। Therefore P1 upon P2 equals to, और प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो K, where K equals to RT upon M, यानी K वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड molecular mass. R is the already constant, universal constant, but T and M is not universal constant. T तो हमने खुद ही constant रखा है, given temperature assume किया है बेटा, और M is molecular mass. Molecular mass is also constant, but molecular mass is the characteristic constant. मैंने बताया ना characteristic constant, तो molecular mass एक characteristic constant हुआ। अलग अलग गैस के लिए molecular mass की वैल्यू अलग अलग होगी, पर N2 गैस है, चाहे वो आपके पास है, मेरे पास है,
या कहीं यूनिवर्सल में कहीं पर भी N2 गैस है, उसका मोलिकुलर मास 28 ही रहने वाला है। तो P1 अपॉन P2 इज D1 अपॉन D2। तो यहां पर ये प्रूव हो गया बेटा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। एट व्हाट टेम्परेचर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज डबल इटसेल्फ प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप देख लो कौन से लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में। तो इसका मतलब यहां चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे को दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर की बात करनी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूम कर लेते हैं VmL है। कुछ तो होगा क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है बेटा हमको, तो VmL है। तो हमारे पास हम इसको बोल देते हैं V1 और V1 की वैल्यू ले लेते हैं VmL। V1 इज, तो V1 क्या है यहां, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बात तो हमने ये लिख दी। अब V2 क्या बोल रहा है, ये V2 के लिए बोल रहा है कि वॉल्यूम डबल हो जाए। हमको ये बोल रहा है कि वॉल्यूम डबल हो जाए, यानी जो V1 वाला वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो V2 है वो डबल है। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो T1 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम साइंटिफिक वर्क्स में क्लियर कर चुका हूं मैं। तो T1 तो हमको फाइंड आउट करना है, सॉरी T1 तो गिवन है 273 केल्विन, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो 273.15 होती, पर हम लेंगे 273, क्योंकि अब ये थोड़े बहुत चीजें मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बुक्स भी करती है, ऑथर्स भी करते हैं। T1 इक्वल्स टू 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इक्वल्स टू 273 केल्विन, और हमको अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T2 की। तो नाउ यूजिंग या अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो मैं T2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो सबसे पहले तो T2 ले लूं। तो T2 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस इक्वेशन में T2 को बाहर ले रहा हूं मैं, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1। T2 है तो V2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक मिनट गलत ले लिया, एक मिनट करेक्शन करने देना मेरे को, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा V2 इंटू T1, V2 इंटू T1 अपॉन V1। हाँ चलो अब ठीक हो गया। अब देखो V2 की वैल्यू हमने कितनी ली है, V2 की ले ली है 2V, T1 की वैल्यू कितनी ली है 273, V1 की वैल्यू कितनी ली है V, क्योंकि गिवन नहीं है तो V अज्यूम कर रखा मैंने। और आप V लीटर भी ले लो तो भी चलेगा, ml भी ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम की वैसे यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये 2 इंटू 273 यानी 5, तो हमारे पास आ जाएगा 546 केल्विन, 546 केल्विन, 336 एंड 774, ठीक है, ओके। तो 546 केल्विन हमारे पास आ गया। तो अब इसमें क्या क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड पूछा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नाउ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, नाउ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल में हमको क्या करना पड़ेगा,
सेंटीग्रेड स्केल में, सेंटीग्रेड डी स्केल में क्या हो जाएगा, 546 में से आपको 273 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 273 ऐड करने पर केल्विन स्केल आता है। तो अगर हमारे पास केल्विन वाली वैल्यू है तो उसको 273 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा ये। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।